आपसे पूछना चाहूँगा, आप ISSB में कैंडिडेट की जब नफ्सियात का टेस्ट लेते हैं, उसकी साइकोलॉजी का टेस्ट लेते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं जो कि उसमें पूरी होनी चाहिए, और अगर उसमें ज़रा सी भी कमी है तो वो रिजेक्ट हो सकता है? अच्छा, यहाँ पे मेजरली आई वुड जस्ट लाइक टू सम अप 3 डायमेंशन है हमारे पास। तीनों डायमेंशन चेक एक सर्टेन प्रोफाइल क्वालिटीज़ ही कर रही होती हैं। हमारा चेक करने का ज़ाविया मुख्तलिफ होता है, लेकिन पर्सनालिटी को असेस हम एक ही तरह से एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें, आप जैसे पूछ रहे हैं कि हम टैप बेसिकली करते क्या हैं, जनरली यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन भी है कि ISSB में वी लुक अप फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, विच इज़ नॉट ट्रू। We're actually looking for an ordinary person with a normal, balanced personality. वो बैलेंस बहुत जरूरी है, वो बैलेंस which is becoming rare. The reason being कि कैंडिडेट की कोशिश होती है कि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्प्ले करूँ, which creates a dichotomy in his true personality. वो एक फॉल्स इमेज क्रिएट करने के नेक्सस में ही क्रिएट्स अ पर्सनालिटी व्हिच ही हिमसेल्फ इज नॉट। तो वो तीनों डायमेंशन में भी एक डिस्क्रिपेंसी क्रिएट कर देता है, और वो हमारे पास असेसमेंट में भी एक डिस्क्रिपेंसी से क्रिएट कर देता है, व्हिच डज नॉट गिव अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ हिज पर्सनालिटी। बिल्कुल सही आपने यहाँ पे जी बिल्कुल जैसे आप पूछ रहे कि टैप क्या करते हैं, तो इसमें मेजरली आई वुड जस्ट नेम अ फ्यू ट्रेट्स आप समझ लें। जैसे कि एक सोल्जर है, ही हैज़ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ बुलेट, सो व्हाट ही नीड्स रेजिलियंस फॉर दैट, he needs an intrinsic motivation for that. उस टाइम पे उसको कोई शायद इस तरह से ना कहे कि जाके सामने खड़े हो जाओ, he has to have this intrinsic motivation to serve for his nation, to give away his life for his nation. तो उसमें courage होनी चाहिए, उसमें ये initiative होना चाहिए, उसमें leadership traits होने चाहिए जैसे सर ने बात की। बिल्कुल सही। These are the prime significant things. उसमें emotional stability जो कि बहुत important है वो होनी चाहिए। बिल्कुल सही। लेफ्टिनेंट आन जी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो कहते हैं ना कि किसी भी शख्सियत का जो लिबास होता है, जो उसकी ड्रेसिंग होती है, उसकी शख्सियत के आईनादार होती है। तो एक गुड मतलब ड्रेसिंग सेंस कितनी इम्पोर्टेंट है? इट इज़ एक्चुअली सिग्निफिकेंट। आप जैसे आपका एक लफ्ज़ आपकी थॉट्स की अक्कासी कर रहा होता है, दे रिप्रेजेंट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हेड। इसी तरह से द वे यू ड्रेस अप इज़ हाउ यू वांट पीपल टू नो यू, इज़ योर बेसिक रिप्रेजेंटेशन। तो यूनिफॉर्म, it represents us. Without my telling anyone around, they would get to know who am I. How? It's just because of the dress, the attire I'm wearing right now. So this goes the same. A candidate when he comes to us, जो cultural representation होते हैं हमारे पास. If I have a candidate who is wearing a culture specific dress, I would get to know he's from Sindh, probably. He's from Balochistan. तो एक जो ड्रेस है वो आपकी बात करने से पहले आपकी एक अक्कासी ज़रूर करता है, वो बता देता है where are you from, what you actually want people to know about you. आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और मेरे ख्याल में नेक्स्ट रूबा हम सवाल करेंगे, हमारे साथ कैप्टन किरण शहजादी मौजूद है। बिल्कुल, बल्कि मैं ये सवाल मैं चाहूँगी कि आप अपना पर्सपेक्टिव भी बताएं हमें। मुझे बताइएगा कैप्टन किरण कि जब एक कैंडिडेट आपके पास आ रहा है, आप एक तो दोबारा से मुझे ये बताइएगा कि किन किन चीज़ों को हम असेस करते हैं। एंड येट अगेन वही वाला सवाल हमारा थोड़ा सा रह गया कि क्या फिजियोलॉजिकली, क्योंकि एक डिफरेंट डिज़ाइन है मर्दों का ख़वातीन का, एंड अलॉन्ग विद दैट कि अगर आपका मैरिटल स्टेटस, क्योंकि अभी जिस तरह कैप्टन आन ने कहा कि आप डिफरेंट तरीक़ों से असेस कर रहे होते हैं, लेकिन आपका असेसमेंट बेसिकली एक ही पेज पर होता है, यानी कि एक ही चीज़ पर आप असेस कर रहे होते हैं। तो ये बताइएगा कि क्या जो डिफरेंट डेमोग्राफिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं, किन बेसिस पे रिजेक्ट किया जाता है, और क्या इतनी डाइवर्स जो हम आपके पास कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको आप किस तरीके से असेस करते हैं? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आप भी साइकोलॉजिस्ट हैं और आन भी साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप दोनों का परखने का, जांचने का, किसी को असिस्ट करने का पैमाना सेम होगा या मुख्तलिफ होगा? थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आपका बहुत रेलेवेंट है और बहुत डिफरेंट है, आई मस्ट से। यस, जो आप बात करें ना कि जो पैमाना है वो डिफरेंट है या सेम है, सिंस जो साइक डायमेंशन है या जो कोई भी हमारी जो तीनों डायमेंशंस हैं, इनके जो भी टेस्ट्स हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि इनकी साइंटिफिक बेसिस है। ऑल द साइकोलॉजिस्ट, दे ऑल आर प्रोफेशनल्स, दे ऑल आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड, दे आर डिग्री होल्डर्स। सो उनकी जो ट्रेनिंग है वो सेम ग्राउंड्स पे हुई है, तो वो इट डजंट मैटर कि कैंडिडेट किस साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है।
बेसिकली द क्राइटेरिया, द स्टैंडर्ड्स आर सेम, जिस पे उसको परखा जाएगा, जिस पे उसको उसकी एबिलिटीज़ को मेजर किया जाएगा। सो उसमें ये मैटर नहीं करता कि वो किस कैंडिडेट किस साइकोलॉजिस्ट के पास है। जो एक्चुअली हमारा मयार है, जो हमारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं, जो असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं, वो सब स्टैंडर्डाइज्ड है, वो इंडिविजुअल बेस्ड नहीं है। जहाँ तक आपका सवाल था कि इसकी जो इंडक्शन में लेडीज़ और जेंट्स के जो टेस्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो उसके असेसमेंट डेफिनेटली अगर आप ये कहें कि लेडीज़ के लिए जो हम कुछ चीज़ें हैं जो कि अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स हैं, कुछ इमोशनल पैटर्न्स हैं, वो चीज़ें हम देखते हैं कि वो लेडीज़ के अकॉर्डिंग कितनी रेलेवेंट हैं और वो जेंट्स के अकॉर्डिंग कितनी रेलेवेंट है। डिपेंड्स अपॉन कि उन्होंने किस कोर्स के लिए या किस ब्रांच के लिए अप्लाई किया। डेफिनेटली देयर आर फ्यू सपोर्टिव आर्म्स, फ्यू फाइटिंग आर्म्स, सो अकॉर्डिंगली आपका द क्राइटेरिया इज सेम, बट डेफिनेटली उसमें आपके असेसमेंट में व्हाट वी यूज़ द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स। इसमें हम जिसको कहते हैं कि जो असेसमेंट है वो हम क्वालिटेटिव असेसमेंट मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। जब हमारे पास एक डोजियर आता है तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर बायोडाटा टिल द लास्ट वर्ड दे हैव रिटन, उसकी सारी असेसमेंट क्वालिटेटिव असेसमेंट मेथड से होती है। वट एवर पैटर्न्स, वट एवर थीम्स द कैंडिडेट रिवील थ्रू द कंटेंट, जो कि उसने अपने टेस्ट में लिखा है, वो कंटेंट की असेसमेंट जो है वो हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होगी। हम ये नहीं कह सकते कि इस कैंडिडेट ने ये चीज़ लिखी है तो दिस इज़ राइट और दूसरे कैंडिडेट ने ये नहीं लिखी तो दिस इज़ रॉन्ग। सो इसका असेसमेंट का ये प्रोसीजर है। जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि इन कंटिन्यूटी टू वट एवर मैम सेड, उसमें यही है, जैसे मैंने अपने बात जब मैंने शुरू की तो मैंने बताया कि कुछ कॉग्निटिव, कुछ इमोशनल, कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं जो हम देखते हैं। अभी जो कॉग्निटिव पैटर्न्स हैं उसमें अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हम बात करते हैं कि एक इंसान कितना पर्पसिव डिसीजन या कितना पर्पसिव रिस्क ले सकता है। रिस्क टेकिंग इज़ वन ऑफ द एबिलिटी, लेकिन पर्पसिव रिस्क थ्रू सिस्टमैटिक अप्रोच इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो आपके इंटेलेक्ट से हमें पता चलती है कि आप इस चीज़ को कितना जांच के आप एक रिस्क ले रहे हैं, तो आपने उसको कितना कैलकुलेट किया है। आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो ये आपका इंटेलेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि हमारे टेस्ट्स हैं, दे आर टाइम्ड टेस्ट, टाइम लिमिटेड हैं। अगर आपको 6 मिनट का टाइम दिया गया एक टेस्ट को करने के लिए और अगर आप उस टेस्ट को 6 मिनट में नहीं कंप्लीट करते तो इसका मतलब है कि आपने उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, अपनी टाइम मैनेजमेंट नहीं की, आपका कहीं ना कहीं आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो लैकिंग है। एट द सेम टाइम हम जब बात करते हैं इमोशंस की, तो इमोशनल पैटर्न में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपकी कोई आपकी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कोई आपकी जो भी आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस की एबिलिटी है, कितना रेजिलिएंटली आप उसको मैनेज कर लेते हैं, आप कितना परसेवरेंस शो करते हैं। अगर आपको अनफोर्सीन सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, आप अपने इमोशंस को हैंडल करते हुए उस सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें बिहेवियर्स की, तो ये सब चीज़ें आप हैंडल तो कर रहे हैं, कितना एडेप्टिवली हैंडल करें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो वो आप अपने बिहेवियर्स के थ्रू मैनिफेस्ट करें थ्रू योर परफॉर्मेंस। वो आपके रिटन टेस्ट भी हैं, वो आपके प्रैक्टिकल टेस्ट जो आप परफॉर्मेंस बेस्ड दे रहे हैं वो सब भी हैं। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मैं शामिल करना चाहूँगा सवाल और जवाब का सिलसिला, जो बहुत ही बेचैनी से हमारे देखने वाले, हमारे सुनने वाले हमसे सवाल कर रहे हैं। तो ब्रिगेडियर आराफ हुसैन साहब, मेरा ख्याल है ये सवाल मैं आपसे शुरू करूं, फिर आप बेहतर अंदाज में टॉस कर सकते हैं किसी को। बिलाल खान हमारे लिसनर हैं जो कि बड़ी दिलचस्पी के साथ हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, और उनका सवाल ये है कि अगर हम पहले से आर्म्ड फोर्स को सर्व कर रहे हैं, हम हिस्सा हैं, और उसके बाद हम ये समझते हैं कि अब हमारी तालीमी काबिलियत इतनी हो चुकी है कि हम कमीशन के लिए अप्लाई कर सकें, तो हमारे लिए क्या क्राइटेरिया होगा, हमें क्या करना होगा, क्या हमारे लिए कुछ सहूलत है? जी बिल्कुल बिलाल, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं, 2 इसके प्रोसीजर्स हैं और स्टेप्स हैं। एक ये हैं कि जब आप रिस्पेक्टिव सेंटर्स में होते हैं अपनी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के दौरान, तो वहाँ पे जो बेस्ट रिक्रूट्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है रिस्पेक्टिव सर्विसेज की तरफ से। उसके बाद हर सर्विस के अपने रिस्पेक्टिव जो आर्म और सर्विस और उसकी फर्दर ब्रांच है, उसके अंदर वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेते हैं। जो सोल्जर्स वो टेस्ट पास करते हैं
वो फिर एलिजिबल होते हैं फॉर ISSB, और ISSB में हमारे पास सर्विसमैन आते हैं और ये बड़ा रेगुलर फीचर है। और उन सर्विसमैन का फिर जैसे बाकी कैंडिडेट्स का टेस्ट होता है, इसी तरह उनका टेस्ट होता है, जो उसमें पास होते हैं दे गेट द कमीशन। तो ये प्रोसीजर है, बिल्कुल है जी। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, हमारे जो नेक्स्ट लिसनर हैं और जो हमें कमेंट कर रहे हैं, मीर हसन बंगश इनका नाम है। Okay. मीर हसन बंगश कहते हैं कि एक तो वो आज के ट्रांसमिशन की उन्होंने बहुत तारीफ़ की है, और उन्होंने कोई टेक्निकल सा, मेरे ख्याल में शायद यहाँ पे कोई जुमला आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं जी, Continue. मीर हसन कहते हैं कि वो किसी चीज़ में मेरे ख्याल में रह गए थे, तो अगर वो दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसको क्या उनको तमाम वही प्रोसीजर दोबारा फॉलो करना पड़ेगा? एडिंग टू दैट सर, ये भी बताइएगा कि क्या प्रीवियसली अगर वो सिलेक्ट नहीं हुए और वो रीअपीयर हो रहे हैं, तो क्या प्रीवियस जो टेस्ट हुआ है उसकी बेसिस पे उनको जज किया जाएगा, या इट वुड बी अ फ्रेश स्लेट? अच्छा, उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि मैं PMA लॉन्ग कोर्स 152 गॉट NR इन इनिशियल इंटरव्यू, इट इज़ एनी इम्पैक्ट इन नेक्स्ट कोर्स ISSB? जी बिल्कुल नहीं। अगर कोई कैंडिडेट, अभी उन्होंने चूँकि प्रीलिम सिलेक्शन की बात की है, इनिशियल सिलेक्शन की बात की है, इनिशियल सिलेक्शन में अगर कोई कैंडिडेट नॉट रिकमेंड हो जाता है इंटरव्यू या किसी एकेडमिक फेलियर में, तो वो दोबारा अप्लाई करेगा फॉर नेक्स्ट कोर्स। उसकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है कि वो पहली दफ़ा क्या परफॉर्मेंस थी उनकी। इसी तरह जो मैम ने क्वेश्चन किया अबाउट द ISSB एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन करती है, इररिस्पेक्टिव कि वो पहली परफॉर्मेंस बच्चे की, कैंडिडेट की क्या थी। जब वो रिपीटर के तौर पे सेकंड अपीयरेंस में आता है, तो वो सेकंड अपीयरेंस इज एन इंडिपेंडेंट सिलेक्शन, इट इज़ नथिंग टू डू विद हिज प्रीवियस अपीयरेंस। सही सर, मुझे ये बताइएगा कि अहमद साद का सवाल है कि मेरिट बेसिकली बनता कैसे है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है? जी इस तरह है कि तीनों सर्विसेज का अपना प्रोसीजर है मेरिट बनाने का। मैं इसको बड़ा ब्रीफली बताऊंगा, चूँकि आई एम नॉट वेरी क्वालिफाइड बिकॉज वो सर्विसेज का अपना मामला है, बट जनरली उसमें ये होता है जी। अभी लाइक आर्मी में ISSB की जो सिलेक्शन है, जो रिकमेंडेशन है, उसकी अपनी परसेंटेज है, फिर जो आपके मैट्रिक में नंबर हैं, जो आपके FSC में नंबर हैं, उनकी वेटेज है, और फिर जो आपने इंटेलिजेंस टेस्ट आपके होते हैं उसकी वेटेज है। तो इन सारों को मिला के फिर एक मेरिट बनता है, उसकी बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती है। और यही जो कंटूर्स हैं, यही वो फैक्टर्स हैं जो तीनों सर्विसेज करती हैं, और इसकी बेसिस पे वो फाइनल मेरिट बनाती हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें कर रहे हैं वो अकमल रियाज कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये सवाल डिप्टी प्रेसिडेंट साहब से है, और मेरे ख्याल में आप इसका बेहतर अंदाज में शायद जवाब दे सकेंगे। अकमल रियाज कहते हैं कि सर, क्या ISSB में ऑल कैंडिडेट्स को एक साथ चेक किया जाता है, या जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं उनका आपस में मौजना किया जाता है कि कौन इन सबसे बेहतर है ऑफिसर बनने के लिए? ओके, ये अकमल का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जैसे हमने सिंस ये क्वेश्चन इस वजह से भी सामने आया कि हमने ये बात की है कि तीनों डायमेंशंस जो है ना वो इंडिपेंडेंटली हर कैंडिडेट को असेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ग्रुप एनवायरनमेंट की बात G2 ने कर दी है, इंडिविजुअली हमने इंटरव्यू की फ़ेस टू फेस की भी बात हो चुकी है, और साइकोलॉजिस्ट टेस्ट की भी जितनी एलेब्रेशन हो चुकी है वो है। इनफैक्ट ये जब परफॉर्मेंस हो जाती है, तो जब ये तीनों डॉट्स हैं, ये लेके फाइनल डे पे दे सिट डाउन द सेलेक्टर्स, वो दिन है जो डेडिकेटेडली रखा जाता है। जैसे आपने पहले भी एक कमेंट किया था कि क्या ये एक सेलेक्टर है, वो मिस्टर A है और एक मिस्टर B है, दोनों के पास कैंडिडेट आया, क्या दोनों सही असेस करेंगे या क्या होगा? तो कॉमन लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, उसके लिए हमारे पास एक बड़ा एलेबरेट पर्सनैलिटी प्रोफाइल टेम्पलेट है। उस दिन जो भी कैंडिडेट्स हमारे पास जिस सेलेक्टर के पास हो के आए हैं वो आते हैं, वी सिट डाउन, और उनके तमाम पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट ट्रेट्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया जाता है, डॉट्स को कनेक्ट किया जाता है जस्ट लाइक अ जिक्सा पजल, और उसके बाद ये फॉर्मली हम उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो क्रिएट कर देते हैं। Okay. यहाँ पे भी ये है कि इन केस अब ज़ाहिर है उसके अंदर ग्रुप की भी आपके इनपुट आ गई और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की भी इनपुट आ गई, तो वो वहाँ बैठ के आप डॉट कनेक्ट कर लेते हैं। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज़ कि इन केस यहाँ पे आपको कैंडिडेट जो है किसी एक सेलेक्टर के पास वो रिकमेंड हुआ हुआ या नॉट रिकमेंड हुआ हुआ, तो उस केस में भी आपको पता है हिज फ्यूचर हैज़ टू बी डिसाइडेड, और ये सारे एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आए हैं जिन्होंने पूरी कोशिश की हुई है, तो उनको वहाँ पर एडवांटेज देने के लिए हम
अगर वहाँ पे उस बोर्ड के अंदर नहीं डिसाइड हो पाता तो वो उसको रेफ़र कर दिया जाता है नेक्स्ट सीनियर को, जो कि कमांडेंट होते हैं, एंड देन इट इज़ गिवन अ फ्रेश चांस वेयर अगेन ही डज द असेसमेंट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर दैट कैंडिडेट हैज़ टू बी रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड। सर मुझे ये बताइएगा कि ज़ियाउल हक का ये सवाल है कि ISSB का कॉल लेटर डिले क्यों होता है? क्या ऐसा होता है, पॉसिबिलिटी है कि कॉल लेटर डिले हो जाए? जी इस तरह है कि कॉल लेटर ISSB इशू करती है उसकी दो बेसिस के ऊपर। एक होता है कि जो रिस्पेक्टिव हमारे ISSB सेंटर हैं उनकी टेस्टिंग कैपेसिटी क्या है, और दूसरा जो बच्चा है वो किस जोग्राफिक जोन पे, जो बच्चे का टेम्परेरी एड्रेस होता है उसकी बेसिस पे। अब ये जो कॉल लेटर है, जैसे ही आप अपने रिक्रूटमेंट सेंटर्स में, सिलेक्शन सेंटर्स में आप टेस्ट पास करते हैं तो आपका जो पूरा वो जो फाइल होती है, जो आपका पूरा डोजियर है, वो आ जाता है रिस्पेक्टिव सर्विसेज के पर्सनल ब्रांचेस में, पर्सनल डायरेक्टरेट्स में। वो फिर भेजते हैं ISSB को, और जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन आती जाती हैं ISSB आपको कॉल अप करती जाती है एज़ पर दी कैपेसिटी ऑफ ISSB। तो इसलिए कॉल अप में देर का इशू नहीं है, कॉल अप होता है ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ISSB एंड फ्रॉम वेयर यू बिलोंग एक्चुअली यूर जोग्राफिक जोन, आप उस रिस्पेक्टिव ISSB सेंटर में जाते हैं। जी एक बात में और पिछला जो क्वेश्चन था वो कर्नल फैसल हैज़ वेरी एलैबोरेटली एक्चुअली एक्सप्लेन दैट। मैं उसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हमारा जो सिलेक्शन है ये कंपैरेटिव बेस्ड पे नहीं है, हमारी सिलेक्शन इंडिपेंडेंट सिलेक्शन है जिसमें हर बच्चा इंडिपेंडेंटली टेस्ट होता है, इट इज़ नॉट इन कंपैरिजन टू अदर्स। और दूसरी बात यह कि हमारा होल ऑफ अ पर्सनैलिटी जजमेंट का एक सिलेक्शन सिस्टम है। जी सर, मोहम्मद अनीक साहब पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द न्यू चेंजेस इन ISSB? Okay, being a president, I think I am taking more of the questions because it is very pertinent to me. पिछले 3-4 साल में, since last couple of years, ISSB actually has evolved and transformed on modern lines. There are a lot of new innovations which we have brought in the system, जिसमें इम्पॉर्टेंट एक तो टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस हैं वो हम ले हैं। जैसे पहले स्क्वाड्रन लीडर अवैस ने एक्सप्लेन किया कि जो GTO डायमेंशन है वो एक्यूप हुई है विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। इसी तरह जो हमारे साइकोलॉजिस्ट डायमेंशन है उसमें जो हमारा पूरा टेस्टिंग मॉड्यूल है वो पूरे का पूरा हमने रिवाइज़ किया है, उसको वैलिडेट किया है एज़ पर दी मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स, और उसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं जो इंट्रोड्यूस किए हैं। जो डिप्टी प्रेसिडेंट डायमेंशन है उसके अंदर नई चीज़ें ऐड हुई हैं, लाइक ऐसे ऐड हुआ है, उसके बाद म्यूचुअल डिस्कशन है विच हैज़ गॉन टू डिप्टी प्रेसिडेंट, एंड द टेक्निक ऑफ डूइंग द इंटरव्यू इज़ आल्सो लिटिल बिट चेंज। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे GTO साहब से है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर अवैस मुबारक साहब से, और ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है इस वक्त। पूछते हैं कि लेडी कैंडिडेट को इंटरव्यू में कैसे जज किया जाता है? क्या उसको जज करने का पैमाना भी वही है जो एक मेल कैंडिडेट का पैमाना होता है, या उनके लिए कोई नरमी है? बल्कि हमें डिप्टी प्रेसिडेंट साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। जी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट हमारे लिए कैंडिडेट्स जो हैं ना वो सब बराबर हैं। सही। इनफैक्ट जैसे पहले भी बड़ा एलैबोरेटली बताया गया कि हमने इनफैक्ट पर्सनैलिटी को डिस्कवर करना है। तो पर्सनैलिटी वेदर इट इज़ अ मेल एस्पिरेंट और या वो फीमेल एस्पिरेंट है, हमने उनको उसी लिहाज से उसकी पर्सनैलिटी को प्रोब करना है, अनफोल्ड करना है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दैट रिक्विजिट पोटेंशियल जो लीडरशिप रोल में हो, वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल। तो इंटरव्यू उसी तरह टेक ऑन किया जाता है और उसके अंदर जो भी बातचीत होती है वो एज़ पर दी कॉमन लैंग्वेज वो हम कर लेते थे। बिल्कुल सही। GTO साहब ये बताइएगा, ये भी बहुत सारा सवाल किया जा रहा है, अब ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है कि हमें GTO साहब रिजेक्ट ना करें, उसके लिए हम क्या क्या तैयारी कर रहे हैं और किस तरह प्रिपेयर होकर आएँ? एंड एक्चुअली मैं चाहूँगी कि हम एक तो इन डिटेल आपसे भी सर पूछें कि तीनों टेस्ट की तैयारियाँ कैसे मुमकिन है। ये ख़ास तौर पे ये जवाब दीजिएगा सबसे पहले कि हम GTO साहब आपके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिकली। देखिए GTO टेस्ट जो है वो मेरी 2 किस्म के टास्क हैं, मगर उनमें सबसे ज़्यादा फोकस होता है एक बच्चे की फ़िज़िकल इंड्योरेंस के ऊपर, उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर। तो जैसा कि यहाँ पे पहले भी बात हो चुकी है कि एक बच्चे की अगर उसके तालीमी नंबर बहुत ज़्यादा हैं तो उसके बारे में उसके ISSB में पास होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, एकेडमिक आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मगर दोनों के दरमियान में एक बैलेंस क्रिएट करना
अपनी पढ़ाई को टाइम देने के साथ आप अपनी बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज़ को टाइम दें, लोगों से मिले जुलें, आप अपने आप को दुनिया के अंदर नई होने वाली चीज़ों के साथ अब्रेस्ट रखें, अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड रखें। और सबसे ज़्यादा आजकल के दौर की एक चीज़ है मोबाइल फ़ोन्स और गैजेट्स। बच्चे मोबाइल फ़ोन और गैजेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, जिस वजह से उनका बाहर निकलना थोड़ा सा पहले के टाइम से कम हो गया हुआ है। तो मेरे ख्याल में अगर वो बाहर निकलें और अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा ध्यान दें तो अपनी फ़िज़िकल रोबस्टनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो उनको वहाँ पे GTO टास्क में हेल्पफुल होगी। बिल्कुल सही। लेफ्टिनेंट आन बिनते खालिद कियानी, आपसे भी और कैप्टन किरण शहजादी आपसे भी एक मुश्तरका सवाल है। नूर सुबह हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं और वो पूछ रही हैं कि हमारी जो रिस्पेक्टेबल साइकोलॉजिस्ट आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे हम एक टिप ले दीजिए कि जब हम आपके सामने अपेयर हों साइकोलॉजी टेस्ट के लिए तो हम तैयारी कहाँ से कर आएँ? अच्छा, इसमें प्राइमरली तो ये है कि पर्सनालिटी over the 18 years, for instance, a candidate is coming, it has worked, it has been made. उसके different interactions होंगे, उसके different teachers होंगे, उसने मुख्तलिफ खिलौनों से खेला होगा, जो चीज़ें उसने सीखी हैं, the person, the candidate, he is made in that way. अब इसमें प्रिपेयर क्या किया जा सकता है? इसमें प्रिपेयर, जैसे हमने पहले भी बात की, कि आप खुद को अंदाज़े बयां, खुद की रिप्रेजेंटेशन, उसको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। उस एक्सप्रेशन में वन थिंग दैट कैन बी हेल्पफुल, बिकॉज द मोस्ट पार्ट दैट वी हैव ऑफ असेसमेंट इज द रिटन टेस्ट, तो द राइटिंग प्रैक्टिस दैट कैन बी हेल्पफुल, द रिटन एक्सप्रेशन दैट कैन बी हेल्पफुल। और थोड़ा सा आई वुड जस्ट गो बैक टू व्हाट सर जस्ट सेड, एक जनरल अवेयरनेस व्हाट्स हैपनिंग अराउंड इन द वर्ल्ड, जनरल अवेयरनेस ऑफ योर सराउंडिंग्स, एक healthy, conducive social circle. These are the things that are very important. Healthy activities, they're very important. Healthy coping mechanisms are very important. Primarily the problem that arises during the जब वो 4 दिन हमारे पास होते हैं, that is the performance anxiety. तो एक चीज़ जिस पे वो काम कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं एक्सप्रेशन में, इफ़ यू कैन नॉट डिस्प्ले व्हाट यू एक्चुअली आर, जो हमने पहले बात की कि एक्सप्रेसिंग योर ट्रू सेल्फ, इफ़ यू वुड जस्ट हाइड योर ट्रू सेल्फ तो फिर चांसेस थोड़े डिक्लाइन हो जाते हैं। तो ये परफॉर्मेंस एंजाइटी को डील कैसे करना है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। प्राइमरली दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर कैंडिडेट। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसी का मुख्तसरन जवाब कैप्टन किरण शहजादी मैं आपसे चाहूँगा। इन एडिशन टू ऑल दैट मैम सेड, इसके साथ हो सकता है ये कि जिस तरह से आप टाइम के साथ टेस्ट्स आपने किस तरह से करने, आप उसकी प्रैक्टिस तो करेंगे, लेकिन एक्चुअली आपने टेस्ट्स में लिखना क्या है, उसके लिए तैयारी उस तरह से की जा सकती है व्हेन यू डेवलप इनसाइट अबाउट योर ओन सेल्फ। आपको अपने पोटेंशियल्स का पता हो, आपको पता हो कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और मेरी कहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कमिंग्स हैं, आप उन पे काम कर सकते हैं। आपको जहाँ पे लगता है कि ये मेरी पर्सनालिटी की शॉर्ट कमिंग्स है, आई शुड वर्क ऑन इट, वो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, वो आपकी जनरल अवेयरनेस हो सकती है, आपने अपने इमोशंस पे किस तरह से काम करना है। सो बेसिकली व्हेन यू डेवलप इनसाइट अबाउट योर सेल्फ, यू आर मोर माइंडफुल ऑफ योर सेल्फ कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं और आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, देन यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ इन मोर जेन्युइन वे। ओके, थैंक यू सो मच कैप्टन किरण। अच्छा सर, आपसे सवाल है कॉन्फेसल से, और बहुत सारे ये सवालात आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों ने ये सवाल पूछा है, वो ये कि क्या कोई वैकेंसी होती है क्रिमिनोलॉजी के हवाले से, कोई वैकेंसी है पर्टिकुलरली इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस व्हेन इट कम्स टू आर्म्ड फोर्सेस? अच्छा, ये बता, थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि ये सवाल ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो तैयारी करवाते हैं, ये उनकी तरफ से भी पूछा जा रहा है। जी मैम, इस तरह है कि हमारा तीनों सर्विसेज का जो ISSB में जो कैंडिडेट्स आते हैं उनका बड़ा वेल डिफाइंड है, जो ब्रांचेस हैं, जो कमीशन स्ट्रीम्स हैं, वो डिफाइंड है। उसमें जो क्रिमिनोलॉजी है ये इट इज़ नॉट देयर इन दो स्ट्रीम्स, बट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात की है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में तो सिविल सर्विसेज में और ऑन अ सिविलियन रिक्रूटमेंट, दैट्स अ सेपरेट एक्चुअली डोमेन, जो कि हम उसको डील नहीं करते हैं। जो क्रिमिनोलॉजी स्पेशलिस्ट अभी तक कोई स्ट्रीम हमारे पास नहीं है जी, और अगर कभी हुई तो डेफिनेटली इट विल बी एडवर्टाइज्ड, बट एट द मोमेंट देयर इज़ नो क्रिमिनोलॉजी स्पेसिफिक ISSB कमीशन स्ट्रीम। जी, इससे पहले आपने एक्चुअली बात की थी, क्वेश्चन था अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर ISSB एंड पर्टिकुलर डायमेंशन। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज वी आर हेयर टू गाइड द पोटेंशियल कैंडिडेट्स। तो ये बट वी विल डू इज़ कि हम तीनों डायमेंशंस में, लाइक जो इंटरव्यूइंग हमारी डोमेन है, डिप्टी प्रेसिडेंट डोमेन,
क्योंकि ये डील करती है, पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये डील करती है मेनली इंटेलेक्चुअल और सोशल स्किल्स के ऊपर, और करैक्टर बिल्डिंग और इंटेग्रिटी एंड ऑल। तो इसके लिए बच्चों का हमारा ये मशवरा है कि वो अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करें, अपना नॉलेज इम्प्रूव करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। और दूसरा जो पार्ट है वो है जो साइकोलॉजी का, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं हमारे, वो चूँकि पर्सनैलिटी इनसाइड वो अनफोल्ड करते हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेयर्स ऑफ द पर्सनैलिटी। तो उसमें वी वुड एडवाइज कि वो सबसे पहले अपना जो बच्चों का जब दे शुड अंडरस्टैंड अबाउट देमसेल्व्स, वो अपने जो पर्सनैलिटी फ्लॉज हैं वो उनके बारे में कोशिश करें जानने की। अपने सबसे बेहतर हु कैन गाइड देम इज देयर पेरेंट्स, देयर सिबलिंग्स, देयर पीयर्स एंड देयर फ्रेंड्स। दे मस्ट आस्क देयर वीक एरियाज एंड दे शुड वर्क टू इम्प्रूव ऑन दोज। द अदर थिंग इज़ हमारा मशवरा उनको ये है कि दे शुड लुक लाइफ, जो पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ, वो अपने अंदर एक पॉजिटिविटी इंस्टिल करें, नेगेटिविटी और सैडिज्म से बाहर निकलें, अच्छे शहरी बने, अच्छे मेंबर बने सोसाइटी के। जब वो ये बन जाएंगे तो दे विल बी गुड ह्यूमन आल्सो एंड दे विल बी गुड लीडर्स इन एवरी आई मीन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वेयर एवर दे आर। बहुत तीसरी जो हमारी डायमेंशन है जी वो है जीटीओ की। जैसे अवैस ने पहले बताया, इट डील्स विद द फिजिकल साइड एंड द बेसिक लीडरशिप ट्रेड्स। उसके लिए हमारा यही बच्चों को एडवाइस है कि वो कहते हैं ना, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी लाइफ। तो अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ अपनी फिजिकल साइड को भी इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम कॉल्स की जाने बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। एक दफ़ा दोबारा मैं तमाम सुनने वालों और देखने वालों को बताता चलूं कि आप बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं बज़रिए लाइव टेलीफोन कॉल्स। ISSB हमारा जिद्दत के एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से इस वक्त किस जहद पे पहुंच चुका है, कहाँ पे मौजूद है। लेकिन इससे पहले अगर मैं कॉल ले लूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अरे ये आपसे पूछना था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो लेटर निकलते एंट्री के लिए, जी जी, वो इंटरव्यू के लिए तो मंगवाते हैं आप, उसके बाद पता नहीं चलता कि रिजल्ट क्या आया, पास हुए या फेल हुए। अच्छा चले, हम इसका जवाब आपको लेके देते हैं। वो पूछना हमसे ये चाह रहे हैं कि वो जो लेटर निकलते हैं, एक तो वो पहुंचते थोड़ा सा लेट हैं, हमें बहुत अरसे तक नहीं पता चलता कि हम पास हुए या फेल हुए। जी इसका इस तरह है कि जो ISSB में जब टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, यानी जो फाइनल डे होता है, उसके अंदर जो हमारे सिलेक्टर्स हैं वो उस वक्त तक नहीं छोड़ते अपनी जगह जब तक वो रिज़ल्ट फाइनल होके साइन नहीं हो जाता। सही। जैसे ही रिज़ल्ट साइन होता है, उसकी कॉपीज़ हम रिस्पेक्टिव सर्विसेज के पर्सनल ब्रांचेस को उसी वक्त हम पोस्ट कर देते हैं, भिजवा देते हैं। सही। लेकिन जो कैंडिडेट है उसको हम, जो हमारी वेबसाइट है ISSB की, उसके ऊपर रिजल्ट अपलोड कर देते हैं विद इन 24 आवर्स। कई दफ़ा होता है बिकॉज ऑफ सम टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, तो वो 36 आवर्स इज़ द मैक्सिमम टाइम। लेकिन इट इज़ फॉलोड बाय, जिस दिन रिजल्ट फाइनल हुआ था, साइन हुआ था, एक कॉपी चली जाती है रिस्पेक्टिव सर्विसेज, दूसरी कॉपी हम थ्रू मेल वो हम उस कैंडिडेट को पोस्ट कर देते हैं। वो जनरली अराउंड 7 days लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस फ्रॉम विच प्लेस ही बिलोंग्स। बिल्कुल सही। तो वो पोस्ट का जो टाइम लगता है वो अराउंड 7 days का है, तो वो रिजल्ट उनको मिल जाता है। ओके जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम बासित अली है। जी बासित, बताइए क्या पूछना चाहेंगे। मेरा शरारत से क्वेश्चन है। जी जी बताइए। सर, जिस गांव से मेरा ताल्लुक है वहाँ रिकमेंडेशन नील है, 0%। ओके। सर अगर एक ऑफिसर और मजदूर का बेटा पर्सनैलिटी, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपके गांव का नाम क्या है। गांव का नाम जरा थोड़ा सा मुझे बताइएगा, क्या है आपके। दुआबा तहसील पिपला डिस्ट्रिक्ट मियांवाली। चले मैं अभी डिस्कस करता हूँ। मियांवाली से सर कॉल थी माजिद साहब की, और वो कह रहे थे कि यहाँ से रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, उन्होंने बीच में कुछ बात की थी कि मजदूर का बेटा और पर्सनैलिटी। जी जी। उसमें देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि ये जो पर्सनैलिटी है ना, ये किसी अमीर गरीब की विरासत नहीं है। एग्जैक्टली। ये इंसानियत है, ये इंसान की विरासत है। आपको पता है हमारे मज़हब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक है, सही बुखारी में इट इज़ मेंशन, वो कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ के नज़दीक सबसे करीब कौन है, वो है जो तकवा में और करैक्टर में सबसे आला है। Exactly. तो इस्लाम और हमारा मज़हब तो है ही इसके ऊपर, उसकी तो बुनियादी करैक्टर, इंटेग्रिटी और बैलेंस पर्सनैलिटी के ऊपर। यकीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी
वो रिफ्लेक्शन है हमारे लिए कि वो दैट वाज एक्चुअली यू नो ही डिस्प्लेड द एक्सीलेंस इन ऑल लीडरशिप ट्रेड्स, और हम तो उसमें से बहुत थोड़ी सी बैलेंस ढूंढते हैं। तो ये तो किसी की मिरास नहीं है, ये ना किसी फ़कीर ना किसी अमीर। पर्सनैलिटी एक्चुअली हर बंदा, हर इंसान अल्लाह ने एक बड़ा यूनिक और बड़ा परफेक्ट पैदा किया। तो अपने अंदर वो ट्रस्ट पैदा करें, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करें, और वो बेसिक स्किल्स को और बेसिक एबिलिटीज़ को पहचानें विच एवरी ह्यूमन हैज़ एक्चुअली। बिल्कुल सही जी। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएंगे? सर मैं मुबशिर रहमान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी मुबशिर रहमान, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे, सवाल कीजिएगा। जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम किरण शहजाद मैम। जी जी सर मैम, अगर इफ अ पर्सन हैव नो स्पीकिंग स्किल्स और can't speak in English, so if he gave an interview in Urdu, so I mean इसमें कोई इशू तो नहीं होगा कि लाइक अगर वो इंग्लिश में इंटरव्यू ना दे सके, इंग्लिश में वो जवाब ना दे सके? मुबशिर, मैं आपके इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करता हूँ। आपसे सवाल किया है और वो पूछ रहे हैं, आपने सुन ही लिया बल्कि सवाल। जी जी, एक्चुअली बात इन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में की है, जिसके बारे में ऑलरेडी सर डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स की इम्पोर्टेंस तो है डेफिनेटली, लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारा जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो सिर्फ ये है कि आपको अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली जब हम बात करते हैं कि एक इंसान अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर पाए अप्रोप्रिएट वर्ड में, अच्छी वोकैबुलरी को इस्तेमाल करते हुए, तो उसमें डेफिनेटली इट एड्स ऑन टू उसके जो भी ग्रेडिंग चल रही है। बट इसका बेहतर जवाब आई थिंक जो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं कर्नल फैसल वो देंगे आपको, बिकॉज ही इज़ मोर इनटू द इंटरव्यू साइड। ओके सर, एक चीज़ और ऐड कीजिएगा इसमें कि अगर पर्सनालिटी इंट्रोवर्टेड है या एक्सट्रोवर्टेड है, तो तब क्या कोई लिवरेज या इस तरह की चीज़ हो सकती है? जी अच्छा, ये इनफैक्ट इंटरव्यू जो है ये भी मिथ हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू, और इसकी रीज़न क्या है, देखें पहले मैंने जो आपको कंपोनेंट का भी जिक्र किया था म्यूचुअल डिस्कशन में, उसमें हमने टॉपिक इंग्लिश का भी दिया है और उर्दू का भी दिया है। सही। तो ऐसे नहीं है कि इट इज़ ऑल टुगेदर इन इंग्लिश और आइदर इन उर्दू। सो बेस बनाया जाती है, वहाँ से बातचीत की जाती है बाय लैंग्वेजल, और उसके अंदर उसने अपने आप को बताना होता है। एट टाइम्स आपको लगेगा कैंडिडेट प्रॉबली अपने बारे में एक्सप्रेस करना चाह रहा है और शायद वो बेहतर तरीके से उर्दू में बता पाता है उस ख़ास चीज़ को, तो ही हैज़ दैट लेवरेज जिसमें वो बता सकता है। तो नेवरदलेस इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, एज लॉन्ग एज ही इज़ एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, और वो ये बता सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट ही हैज़, उसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, और उसने अपने आप को कितना अच्छा इक्विप किया हुआ है और कितना ज़्यादा पॉलिश किया और ग्रूम किया हुआ है। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। सर एक सवाल और भी आ रहा है, वो आपसे रिलेटेड है। देखिए, वो हो सकता है कि हमारे लिए बहुत छोटी सी कोई बात हो, लेकिन ये लोगों का सवाल है ये कि जब हम ISS भी आएँ तो हमारा लिबास शलवार कमीज़ हो या पैंट शर्ट हो, ये एक सवाल है। और जो लोग पूछ रहे, लोगों को कन्फ्यूजन ये कि शलवार कमीज़ की वजह से या पैंट शर्ट की वजह से, ये तो नहीं कि हमें अंदर ही ना आने दें कि भाई कैसे आ गए हो तुम। और ख़वातीन के अटायर के हवाले से भी गुफ्तगू कीजिएगा। एक ही इसके ऊपर अभी तक जितने पैनलिस्ट हैं उन सब ने एक चीज़ का जिक्र ज़रूर किया है कि एक बैलेंस पर्सनैलिटी आपने स्ट्राइक करना है, बैलेंस। बिल्कुल। यू शुड अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ ओकेजन। आप सेंस ऑफ ओकेजन आपके अंदर है, आपको पता है आप कहाँ से आ रहे हैं, और आपका अपना एक एनवायरनमेंट है, आपने अपने आप को उस एनवायरनमेंट के लिहाज से कंडक्ट करना है, और वही चीज़ आपकी ओरिजिनलिटी में आपके सामने आ रही है। जब ओरिजिनलिटी सामने आएगी यू विल गेट द एडवांटेज ऑफ दैट, वेदर इट इज़ इन दी वर्बल, इट इज़ इन दी रिटन, और वेदर इट इज़ इन एज फार एज योर ड्रेस इज़ कंसर्न। तो ये एक पूरा पैकेज है और वो ऑटोमेटिकली आपको उसका एडवांटेज हो रहा होता है। तो जैसे आप हैं वैसे रहें एंड फील प्राइड इन दैट, कॉन्फिडेंट रहें और उसको आप कंडक्ट करें। बिल्कुल सही। नेक्स्ट कॉलर की जाने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम हमजा है और मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी हमजा, क्या पूछना चाहेंगे हमारे पैनल एक्सपर्ट से? सर मेरा सवाल ये है, सर मैंने रिसेंटली 152 के मैंने अप्लाई किया था लॉन्ग कोर्स में। ठीक है। और मेरा री इंटरव्यू हुआ था और मैं नॉट रिकमेंड हुआ हूँ। ठीक है। अब ये वजह बता सकते हैं कि तो री इंटरव्यू क्यों दिया जाता है, और सेकेंड सर कि मेरे मैट्रिक के दरमियान 1 साल का गैप है और मेरे सोशल सर्कल बड़ा नहीं था बहुत ज़्यादा। सही। Can this impact my not recommendation because I was the only one in my group के जिसने individual obstacles भी टाइम के अंदर पूरे किए थे। Thank you sir। जी
सर जवाब दीजिएगा हमजा का सवाल। हमजा का वो क्वेश्चन, उस पर मैं कमेंट करूंगा जो कि री इंटरव्यू का है। जी। इसके ऊपर एक एलेबरेट मैंने पहले भी मेंशन किया था। जो री इंटरव्यू वाला है, हमने इंडिपेंडेंटली हर सेलेक्टर ने अपना जो भी उसके ऊपर पॉइंट लेके आया है वो फाइनली बोर्ड कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हो रहा है। बिल्कुल सही। सो इंडिविजुअली जो आपने उसको थ्रेड बेस्ड डिस्कस कर लिया और उसका डॉट कनेक्ट करने की कोशिश की, इन द सेम वे अगर आपने एक कैंडिडेट को एडवांटेज देना है एंड यू वांट टू चेक दैट कि जिस जाहिर है उसका पूरा फ्यूचर उसके ऊपर तो है, तो यू गिव अनदर चांस कि आप कोई ऐसा उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट जो कि शायद किसी वजह से क्वेश्चनेबल रह गया है या उसको मज़ीद देखने की ज़रूरत है, बिल्कुल सही। बिफोर कमेंटिंग एंड डिसाइडिंग एंड राइटिंग इट डाउन वी हैव टू बी 100% श्योर एंड इट इज़ डन ऑन द इनपुट ऑफ ऑल द 3 सेलेक्टर्स। उसकी बेस पे ये री इंटरव्यू किया जाता है और उसका एडवांटेज उसी लिहाज से दिया जाता है एंड द रिजल्ट हैज़ टू बी डन। फॉर द कमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आई रेफर टू GTO। बिल्कुल सही। जी प्लीज़ सर, अगर उनका क्वेश्चन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो GTO टास्क के अंदर इनफरादी नौयत का एक टास्क है जिसके अंदर एक कैंडिडेट को मेनली 9 रुकावटें अबूर करनी होती हैं और जिस तरह उन्होंने खुद मेंशन किया कि उन्होंने विद इन गिवन टाइम उसको कंप्लीट किया। यहाँ पे मैं, क्योंकि जनरली एक सवाल लोग अक्सर पूछते हैं कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स को कैसे किया जाए या उनको किस तरह पास किया जाए, तो जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं वो बिल्कुल एक एवरेज बिल्ड के ह्यूमन बीइंग के लिए डिज़ाइन की गई है। बिल्कुल सही। ताकि वो आपकी क्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री सारे लोगों को उसमें जहन में रख के फिर उसको डिज़ाइन किया जाता है जो कि एक एवरेज बिल्ड का बंदा उसको बहुत ही आसानी के साथ उसको अबूर कर सकता है। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में लास्ट कॉलर की जानिब हम बढ़ें अगर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना तारुफ कराइएगा, अपना नाम बताइए, कौन है हमारे साथ? जी नूरुल इस्लाम, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा सवाल, मैं पूछता हूँ। जी ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर आराफ हुसैन साहब पूछते हैं नौर साहब कि हम अपना गोल कैसे अचीव कर सकते हैं आखिर में? वो पहले तो गोल अपना सेट करें ना, कहते हैं ना कीप योर एम हायर, बिकॉज हैविंग अ लो एम इज़ अ सिन। जब आप अपना ऑब्जेक्टिव हायर सेट करेंगे देन यू हैव टू वर्क हार्ड और यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ, और वो देन इट इज़ योर स्ट्रगल, इट इज़ योर एफर्ट, and बिल्कुल set a goal and then strive to achieve that, and you will achieve that because human has so much of potential. Believe in yourself, you will do that. बिल्कुल सही। सर मेरा ख्याल है क्योंकि अब हमने अपना क्योंकि वक्त हमें मुकाबला भी बहुत सख्त है, अभी आप लोगों से बहुत चीज़ हम जानना भी चाहते हैं। एक सवाल मैंने आपसे किया था और वो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जिद्दत के एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से इस वक्त ISS भी कहाँ तक पहुँच चुका है? जी थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक्चुअली इस पे पहले भी हमारी बात हुई। हमने पिछले कुछ अरसे में, लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, वी हैव एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड आवर सिस्टम टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़ एंड एज पर द मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स एंड चैलेंजेस। इसमें एक तो जो सोशल ट्रांजिशन है उसकी बेसिस पे और जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस हैं उसकी बेसिस पे जो हम अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स ला सकते थे, वी हैव डन दैट। अभी एट द मोमेंट जो हमारी कंपैटिबिलिटी है इन द कंटेम्प्रेरी सिलेक्शन मॉडल्स, बिकॉज वी कीप फॉलोइंग द अदर मॉडल्स आल्सो, आई कैन अश्योर यू दैट वी हैव द बेस्ट, the most modern, which has introduced the modern technological instruments in its selection. We have one of the best model of personality assessment in the contemporary world. I would also like to answer one thing actually. I think वो थोड़ा सा एक missing link रह गया। ISSB के बारे में बहुत सारी myths बनी हुई हैं। Like एक कैंडिडेट ने पूछा कि उसने IUS पास कर लिए हैं but he couldn't get recommendation. ISSB में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 3 डायमेंशन है। एक बच्चे की इंडिपेंडेंट सिलेक्शन होती है। वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटेड सिस्टम, यानी एक कैंडिडेट का जो सिलेक्टर है उसके दूसरे सिलेक्टर को नहीं पता होता कि ये इसका कौन सा है, मतलब द अदर सिलेक्टर डजंट नो दिस कैंडिडेट बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो ये फाइनल डे जो होता है उसमें पता लगता है। अब ये एक पूरा सिक्वेंशियल सिस्टम है, सिक्वेंशियल टेस्टिंग मॉड्यूल है, उसमें कोई एक क्वेश्चन, कोई एक टेस्ट में आपने बहुत अच्छा कर दिया या बहुत बुरा कर दिया, डजंट मेक दैट डिफरेंस। इट्स अ कंप्लीट साइकिल ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। तो प्लीज़ ये मिथ आप ना रखें, तो वो पूरी बैलेंस पर्सनैलिटी को ढूंढने का पूरा एक टेस्टिंग मॉड्यूल है। सर एक मिथ और भी है, उसको आप मिथ कह लें या टैबू कह लें,
उसकी भी सर वजाहत कर दीजिए मुख्तसरन, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है, कि अगर आप फौजी बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए ISSB कोई मसला नहीं है। जी थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ISSB का जो सिलेक्शन सिस्टम है ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम है। मैं आपको बताऊं, हमारा जो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान ये गुलदस्ता है जिसमें हर जगह से, हर सूबे से, हर मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, एवरी एक्सटेंट ऑफ द कंट्री द पीपल दे रिप्रेजेंट द आर्म्ड फोर्सेस। ये जहाँ पे हम आपकी जो टीम बैठे हुए हैं, वी ऑल बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वेरिंग स्ट्राटास ऑफ द सोसाइटी। मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल के टाटियन हूँ, हम उसको टाटियन कहते हैं, टाट के स्कूल के हम पढ़े हुए हैं। और I belong to central Punjab, the other one belongs to northern Punjab, someone belongs to the southern part of the country, the other belongs to the western part of the country. So this is the beauty of Armed Forces of Pakistan. बिल्कुल। सर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम में चाहूंगी हमारा जितना भी पैनल है वो एक एक टिप हमारे एस्पायरेंट्स को बहुत मुख्तसर, क्योंकि देता हमारे जाए, आखिरी चंद लम्हात स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिगेडियर आराफ साहब। जी मैं तो बड़ी सिंपल से यही कहूँगा कि अच्छे इंसान बने और अच्छे शहरी बने, इस पाकिस्तान, इस मुल्क के, हमारे प्यारे वतन के अच्छे इंसान बने। और आप अच्छे इंसान बनेंगे तो आप खुद ही बड़े इंसान बन जाएंगे। आपने दुरुस्त फरमाया जी। कर्नल फैसल, डिप्टी प्रेसिडेंट साहब, कर्नल फैसल। अपने आप को लर्निंग हैबिट डालें, रीडिंग हैबिट करें, इम्प्रूव करें, पॉलिश करें, एक अच्छी पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मैं GTO साहब, स्क्वाड्रन लीडर अवैस मुबारक साहब, आपकी तरफ से कोई टिप तमाम सुनने वालों को, कैंडिडेट्स को खास तौर पे? सर मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करें, फिजिकल रोबस्टनेस बनाएं, और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ISSB 4 डेज़ के अंदर एक मैराथन है। इट इज़ नॉट जस्ट अ स्प्रिंट कि जो आप लगा के उसको ख़त्म कर लेंगे, इट इज़ राइजिंग एवरी टाइम यू फॉल, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट इन द ISSB इज़ द नेक्स्ट टेस्ट। अच्छा सर, ये भी बता दें कि क्या हम ISSB में सारे ये टेस्ट पास करने के बाद इस वक्त जिन्होंने कर लिए पास, हम उनको मुबारकबाद पेश कर दें, या अभी उनका कुछ इम्तिहान और भी बाकी है? जल्दी से मुख्तसर मिठाई खा लें या रुक जाएं? सर थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है जो कि मेरिट का, और फाइनल एकेडमीज़ में रिपोर्ट करने और ISSB से निकलने के बाद ये एक बहुत बड़ी मंजिल है जो उन्हें अबूर करनी पड़ती है। बस ये मंजिल अगर अबूर हो गई तो हम दोस्तों में मिठाई तकसीम कर सकते हैं। बिल्कुल, उसके बाद आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। Moving on towards Lieutenant An. Lieutenant An, बहुत Being a मुख्तसर। psychologist, I would just say that personality is not static. You just evolve, you just learn. Major focus has to be your character, your integrity. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। Last but never the least. I would say कि focus on your grooming, because once you allow yourself to grow, to groom yourself, definitely it's kind of a self-respect. You are respecting yourself. जब आप खुद को allow करते हैं, encourage करते हैं to grow intellectually, mentally and emotionally. थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर आराफ हुसैन साहब, आप माशाल्लाह सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री प्रेसिडेंट ISSB, आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी मौजूदगी की वजह से ये जो इन्फॉर्मेशन बड़े सहल अंदाज में पाकिस्तान के करोड़हा समातों तक पहुंची। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कर्नल फैसल जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप डिप्टी प्रेसिडेंट ISSB, और जिस सहल आसान अंदाज में आपने चीज़ें सिखाई बताई, इससे भी बड़ी सहूलत हुई। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच स्क्वाड्रन लीडर अवैस मुबारक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर हैं, और आप के ज़िम्मे क्या कुछ है, और आपने जिस तरह आसान कर दी बहुत सारी चीज़ें, सुनने में बहुत आसान लग रही थी, जब ये हम पहुँचेंगे ISSB में तो फिर पता चलेगा कि ये सुनने में आसान थी, ये वाकई बहुत मुश्किल थी। थैंक यू वेरी मच लेफ्टिनेंट आन बिनते खालिद कियानी, आप साइकोलॉजिस्ट, आपने जितनी जहतें डिस्क्राइब की उससे भी बहुत सहूलत हुई। और कैप्टन किरण शहजादी, आप भी साइकोलॉजिस्ट, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हमने कल का जो प्रोग्राम किया कि आपने अपने घर से लेके भर्ती सेंटर तक कैसे जाना है, वहाँ पे आपने क्या कुछ करना है, ये इनिशियल्स क्या है। उसके बाद जब आप ISSB के गेट से एंटर हुए तो वो 4 से 5 दिन जो आपके यादगार गुजरेंगे, उसमें किस वजह से आपको एक्सेप्ट किया गया पाकिस्तान आर्मी के लिए, और वो कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो जाते हैं। आपसे कोई ज़ाती कोई मामला नहीं होता जिसकी वजह से आप रिजेक्ट होते हैं, बल्कि वो तमाम खूबियाँ जो कि स्टैंडर्डाइज्ड हैं वो आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। इसको जी नाउ यहाँ ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज अभी हैं तो आप जो हमारा ऑफिशियल पेज है YouTube का, आप उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, एंड वी विल ट्राई कि हम अपने प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इसको एड्रेस करने की कोशिश करें। आखिर में कहूँगा मोहब्बत अमन है और उसका है पैगाम पाकिस्तान। सो वी लव पाकिस्तान एंड वी सर्व पाकिस्तान। रुबा मिल के आवाज़ लगाइएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।